हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जोन बाय एमके में। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही ज़रूरी और सभी एग्जाम में पूछने वाले क्लास 9th का एक टॉपिक सेल यानी कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे हम, और सिंपल और इजी लैंग्वेज के साथ जो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सेल यानी कोशिका। इसके पहले एक मोटिवेशन क्वेट के बारे में बात कर लें। अब से जितने भी वीडियो डालेंगे उसमें डेली एक मोटिवेशन क्वेट जरूर डालेगा जो आपकी तैयारी में जान लगा दें। ऑलवेज रिमेंबर डैट यू present situation is not your final destination. The best is yet to come. हमेशा याद रखें, जो आपका अभी का वर्तमान स्थिति है वो आपका फाइनल लक्ष्य नहीं है। अभी जो आपका बेस्ट थिंग है वो तो अभी आने वाला है। तो इसी के साथ, इसी जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेल, जीवन की मौलिक इकाई या कोशिका। तो अगर हम बात करें सेल के बारे में दोस्तों, अगर हम बात करें सेल के बारे में, तो सेल हमारे जीवन की, हमारे शरीर की क्रियात्मक, रचनात्मक इकाई हैं। मतलब सेल जो है फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे बॉडी की। मतलब शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई सेल कहलाती है। शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई सेल कहलाती है। मतलब कि सेल से ही हमारा बॉडी बना हुआ है। सेल से बना है टिश्यू से बना है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से बना है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बना है बॉडी। तो जो बॉडी की सबसे सूक्ष्म स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, सेल है। और इसी के बारे में हम आज विस्तृत जानकारी लेंगे। वो भी वैसे भी क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जो वन डे एग्ज़ाम में पूछता है, और साथ साथ 9th क्लास के सिलेबस को भी लेकर के चलेंगे। तो सेल आप समझ गए, सेल क्या होता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई है। मतलब ऐसे बोले एक अदर लैंग्वेज में तो क्रियात्मक और संरचनात्मक, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं। अगर बात करें हम, कोशिकाओं द्वारा बने हुए हैं। दो प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं एक कोश के जीव और दूसरे होते हैं बहुकोश के जीव। एक कोश के जीव जिसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, बहुकोश के जीव जिसे हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिकाओं का बना होता है उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। मतलब वैसे जीव जिनकी कोशिकाएं सिर्फ एक ही प्रकार के जिनकी बॉडी एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बनी होती हैं उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। जैसे अमीबा पैरामीशियम ये क्या है, यूनिसेलुलर है। मतलब इनका जो शरीर है एक प्रकार की ही कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, बहुकोश के जीव की, तो बहुकोश के जीव वैसे जीव होते हैं जिनका शरीर बहुत से कोशिकाओं का, विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का बना होता है। एग्जाम्पल में लें तो मनुष्य, गाय, कुत्ता, कीट इत्यादि। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं मनुष्य के, तो मनुष्य में डिफरेंट ऑर्गेन होते हैं और डिफरेंट ऑर्गेन में अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। जैसे आँखों में अलग सेल, हाथों में अलग सेल, पेट में अलग सेल, बालों पे अलग सेल, त्वचा पे अलग सेल। इसलिए ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। क्लियर है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। जितने भी जीव हैं वो क्या होते हैं, कोशिकाओं के ही बने होते हैं। आगे हम बात करें तो कोशिका का हम फ्लो चार्ट देखते हैं। कोशिका में कुछ प्रमुख भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोशिका
कोशिका में होता है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाइड जिसको केंद्रकाय कहते हैं, न्यूक्लियस केंद्रक कहते हैं, जो इसका ब्रेन होता है। केंद्रक जो होता है वो सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, सेल में सेल के सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। अगर सेल वॉल की बात करें तो पौधों में पाया जाता है, जीवों में नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली की बात करें तो उच्च पौधों और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। अगर केंद्रकाय की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक है, इनमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं, जैसे बैक्टीरिया में झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं और उसमें केंद्रकाय नहीं पाए जाते हैं। अगर केंद्रक की बात करें तो यूकेरियोटिक होते हैं, इनमें झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य, कीट। आगे हम बात करेंगे कोशिकाओं को दो भागों में और बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकेरियोटिक कोशिकाएं। फिलहाल अभी इतना समझें कि केंद्रकाय और केंद्रक। केंद्रकाय बैक्टीरिया मतलब जिसमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं, और जिसमें झिल्ली युक्त मेम्ब्रेन युक्त अंगक होते हैं वो होते हैं केंद्रक। और केंद्रक सभी पूरे भागों का एक ब्रेन होता है, केंद्र होता है, जहाँ से पूरे भागों, सेल के सभी भागों को कंट्रोल किया जाता है। जिस तरह हमारे शरीर में ब्रेन है जो सभी क्रियाओं को केंद्रित करता है, नियंत्रित करता है, उसी तरह सेल में है केंद्रक। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की तो साइटोप्लाज्म में होते हैं, इन्हीं के भाग होते हैं अंगक, और अंगक में होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आरपी ईपीआर और एक होता है एसपीआर। मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, मतलब खुदरी अंतःप्रजालिका और चिकनी अंतःप्रजालिका। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। आगे है गल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं गल्जिकाय। गल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं गल्जिकाय, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी ऊर्जा बनती है उसको आगे तक पहुंचाने का काम करता है। आगे बात करें लाइसोसोम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है। आगे हम बात करेंगे हर एक पार्ट के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं, विद्युत घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। रिक्तिका, आगे बात करें तो पौधों में लवक, प्लास्टिड इन प्लांट, और जंतुओं में तारकाय, सेंट्रोसोल इन एनिमल। तो आगे हम बात करते हैं, एक एक बात करेंगे, एक एक पार्ट के बारे में अच्छी तरह से फिगर के साथ बात करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। आगे अब हम बात करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल मतलब कुछ सेल जो होते हैं प्लांट सेल में और कुछ सेल एनिमल सेल में, दोनों में कॉमन होते हैं। आइए हम दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो एनिमल से अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अगर दूसरा लें तो रिक्तिकाएँ होती हैं और एनिमल सेल में रिक्तिकाएँ नहीं होती हैं। प्लांट सेल में द्रव पदार्थ का अवशोषण कर सकती हैं, लेकिन एनिमल सेल में अधिक मात्रा में द्रव पदार्थ का अवशोषण नहीं कर सकती हैं। प्लांट सेल जो होते हैं द्रव पदार्थ का अवशोषण कर सकते हैं अधिक मात्रा में, लेकिन एनिमल सेल अधिक मात्रा में द्रव पदार्थ का अवशोषण नहीं कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन एनिमल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। ये होते हैं परपोषी। प्लांट होते हैं स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एनिमल जो होते हैं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, वो किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट पे डिपेंड रहते हैं या दूसरे जीवों पे डिपेंड रहते हैं। अगर हम बात करें कोशिका भित्ति सेलुलोज, इसी जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लाइसोसोम पाया जाता है। क्लियर है? आगे हम चलते हैं कुछ फैक्ट के बारे में, सेल के बारे में। सभी जीव सूक्ष्म कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। या अभी हम बात किए पहले स्लाइड में कि सेल जो होता है जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। मतलब
की सभी क्रियाओं को करता है और शरीर का एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। अगला बात करें पॉइंट की, तो सभी जीवों की सृजनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल कहलाती है। कोशिका के आकार, आकृति एवं संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मतलब कि कोशिका का अध्ययन जिस बुक में हम करते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं बाबू? साइटोलॉजी। सन 1965 में कॉर्क कोशिका में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा। तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। सर्वप्रथम निश्चित कोशिका को एंटोनी ल्यूएनहॉक ने देखा। अगर निश्चित कोशिका की बात करें तो एंटोनी ल्यूएनहॉक। विभिन्न जीवों के आधार पर कोशिकाओं में जीव द्रव्य सोल जेल स्थित होते हैं। अगला बात करें तो प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठनों में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल एवं विटामिन आदि पाए जाते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्लाइडेन और शॉन ने किया था। अगर बात करें हम सेल थ्योरी किसने दिया था, तो सेल थ्योरी दिया था स्लाइडेन और शॉन ने, जो एक जीव वैज्ञानिक थे। जिनके अनुसार सभी पौधे एवं जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी पौधे एवं जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती है। सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती है। मतलब अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो वहाँ के सेल जो मर जाते हैं वहीं पे एक नया सेल बनता है उसी के जगह पे। लेकिन अगर हम बात करें अपने ब्रेन की, तो ब्रेन में ऐसा नहीं होता है। अगर ब्रेन की कोशिकाएं मर जाती हैं तो वहाँ पे नई कोशिकाएं नहीं बनती हैं। इसलिए गाड़ी चलाते समय या कोई काम अगर हम ऊंचे पे काम कर रहे हैं तो हेलमेट का यूज़ किया जाता है, ताकि अगर मस्तिष्क में चोट लगे तो इनकी कोशिका डैमेज ना हो, क्योंकि वहाँ पे रिपेयर नहीं होता है। अगर हम अगली बात करें पॉइंट की, तो वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अगर हम वायरस के बारे में बात करें तो वायरस जो है इसको हम सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी मानते हैं। मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का कड़ी मानते हैं, एक बॉन्डिंग मानते हैं दोनों। मतलब वायरस निर्जीव जैसा भी काम करता है और सजीव जैसा भी काम करता है, इसलिए हम वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी मानते हैं। अब ये आपके सामने कुछ फिगर हैं जिसको आप देख रहे हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पैरामेशियम और अमीबा। अगर आगे इधर बात करें, उसी को बांट दिया दो भागों में, यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में। तो आप देख सकते हैं ऑर्चिड शतुरमुर्ग का अंडा, जो शतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, सबसे बड़ा सेल होता है, सबसे बड़ा सेल। अगर सबसे छोटे सेल की बात करें मनुष्य में तो ओवम। अगर मनुष्य में सबसे बड़े सेल की बात करें तो सबसे लंबी सेल जो है तंत्रिका कोशिका है, सबसे बड़ा स्पर्म है, और महिलाओं में जो है सबसे छोटा सेल पाया जाता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा सेल है। और पाइन ट्री, अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। आइए अब हम जानते हैं लक्षण और एक कोशिका और बहुकोशिकाओं में अंतर स्पष्ट करते हुए चलते हैं। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगी, अंतर दोनों में स्पष्ट हो जाएगा। आइए हम जानते हैं। तो लक्षण में अगर बात करें तो कोशिकाओं की संख्या। अगर कोशिकाओं की संख्या के बात करें तो यूनिसेलुलर में एक कोशिका होती है और मल्टीसेलुलर में अधिक मात्राएं कोशिका होती है, बहुत कोशिकाएं होती हैं। अगर बात करें कार्य की तो कोशिकाओं के सभी कार्य एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बहुकोश के जीव में, तो विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। मतलब विभिन्न अंग जो होते हैं अलग अलग तरह से कार्य करते हैं और हर एक अंग में अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसलिए विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न तरह के कार्य करती हैं। कार्य और विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर।
कार्य का विभाजन की बात करें तो एक कोशिकाओं में कार्य का विभाजन नहीं होता है, क्योंकि एक ही प्रकार का कार्य होता है। अगर बहु कोशिकाओं की बात करें तो बहु कोशिकाओं में कार्य का विभाजन विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग होता है। जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें तो जनन एकल कोशिका द्वारा होता है, लेकिन इसमें विशेष कोशिकांग जनन कोशिकांग में भाग लेती हैं। विशेष कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं, मतलब अलग अलग तरह से होता है। अगर वायु लाइफ स्पेन की बात करें तो एक कोशिका की जो आयु होती है छोटी होती है और बहु कोशिका की आयु लंबी होती है, इसलिए एक कोश के जीव बड़ी कम दिनों तक जीते हैं और जो मनुष्य होते हैं, जो बहु कोश के होते हैं, वो बड़ी लंबे समय तक जीते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका के आधार पर अंतर। अगर ऑन द बेसिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, आइए दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वन डे एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। सेल एक ऐसा टॉपिक है जिससे किसी भी एग्ज़ाम में अगर कंपटीशन की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं उनके बारे में हम सेल से चर्चा करेंगे। लगभग 100+ ऑब्जेक्टिव हम इस चैप्टर से करने वाले हैं, प्लस इसके अलावा इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं जो वन डे एग्जाम में पूछता है। तो आइए हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं की बात करें तो आकार में बहुत छोटी होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बहुत बड़ी होती हैं। प्रोकैरियोटिक में कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है और यूकैरियोटिक में कोशिका का भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है। अगर प्रोकैरियोटिक में बात करें तो केंद्रक अनुपस्थित रहता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी के में केंद्रक नहीं पाया जाता है, वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, ऊंट और लांबा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब आरबीसी क्या है आगे हम बात करेंगे, टिश्यू जब पढ़ेंगे तो। आरबीसी रक्त का एक पार्ट है। रक्त 3 भागों में बटा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को अगर हम बात करें तो हमारा जो ब्लड है वो रेड ब्लड सेल ही है और इसमें हीमोग्लोबिन के कारण यह क्या होता है, लाल होता है। और इसका एक और नाम है इरेथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का एक और नाम है ल्यूकोसाइट्स। और ल्यूकोसाइट की संख्या बढ़ जाने से हमारे अंदर ब्लड कैंसर होता है। तो आइए बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में अगला अंतर। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित होते हैं। अंगक झिल्ली द्वारा इसमें क्या होते हैं, घिरे होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हम बात करें तो कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा होता है। जो कोशिका विभाजन जो होता है विखंडन या विभाजन द्वारा होता है, लेकिन इसमें कोशिका का विभाजन माइटोसिस द्वारा होता है, जिसमें एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में बढ़ जाती हैं। आइए हम बात करते हैं कोशिका के शेप के बारे में कि कोशिका का शेप क्या होता है, आकार क्या होता है। तो कोशिकाओं का विभिन्न आकार या आकृति होती है। सामान्यतः कोशिकाएं अंडाकार होती हैं। सामान्यतः जितनी भी कोशिकाएं होती हैं अंडाकार होती हैं, लेकिन और भी डिफरेंट टाइप के इनके शेप हैं। आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे लंबाकार तंत्रिका कोशिका, अंडाकार ब्रांचेड, खंडकार ब्रांचेड और डाइक्लोइड में आरबीसी आ जाएगा, मतलब टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें बोन सेल इस आकार का होता है। अगर बात करें कार्टिलेज सेल, कार्टिलेज क्या होता है, और डेंड्राइट कार्टिलेज और डेंड्राइट की बात करें तो कार्टिलेज उपास्थि होता है। और जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तो ये भी जानेंगे कि लिगामेंट और टेंडम। लिगामेंट जो होता है वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है और टेंडम जो होता है बोन को मसल से जोड़ता है। ये टिश्यू में पढ़ना है।
अगर हम बात करें नर्व सेल विद एक्सॉन और डेंड्रॉन, नर्व सेल ये इम्पोर्टेंट हो जाता है 10th क्लास के लिए। 10th क्लास में ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछता है। 9th क्लास में पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये फुलझड़ियाँ होती हैं, डेंड्रॉन कहलाती हैं, ये जो फुलझड़ियाँ होती हैं डेंड्रॉन कहलाती हैं, और ये पूरा का पूरा नर्व सेल है, पूरा का पूरा नर्व सेल है। अगर हम बात करें ओवम की और स्पर्म की, तो ओवम सबसे बड़ा हो जाता है, स्पर्म सबसे छोटा हो जाता है। ठीक है, ओवम अगर बात करें तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव एक गैमिट है, और स्पर्म की बात करें तो मेल का रिप्रोडक्टिव गैमिट है। ठीक है, गैमिट मतलब कि ये जो है आपस में दोनों मिल के क्या करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, एक नई चाइल्ड का निर्माण करते हैं। ये WBC वाइट ब्लड सेल का, और ये RBC हंसुए के आकार का, ये मसल्स फाइबर फ्रॉम द हीट। तो इसके आगे अगले स्लाइड अगले वीडियो में हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अभी इसमें बहुत सारे एक एक पार्ट के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे फिगर के साथ। और दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम इसके भी बहुत जो हर एक एग्ज़ाम में UPSC BPS तक के लेवल के एग्ज़ाम में पूछते हैं वैसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, मिस मत कीजिएगा। कल इसका अगला पार्ट आएगा, हर एक पार्ट के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।